नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकालीन साहित्य का रीतिमुक्त काव्य धारा। रीतिकाल जो कि हिंदी साहित्य में समय सीमा के अंतर्गत 1700 से 1900 ईस्वी संवत तक माना जाता है, जब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का अध्ययन किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में यद्यपि कई विद्वानों तथा इतिहासकारों का योगदान रहा है, तथापि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रामाणिक विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 3-4 भागों में विभक्त किया है, जिनमें आदिकाल, उसके पश्चात भक्तिकाल, उसके पश्चात रीतिकाल तथा आधुनिक काल के रूप में विभक्त किया है, उसी रीतिकाल तथा भक्तिकाल को उन्होंने मध्यकाल के रूप में भी माना है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल के रूप में जानते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल के रूप में विभक्त किया है। इसी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हमने रीतिकालीन साहित्य का रीति के आधार पर जब वर्गीकरण किया था, तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इस रीतिबद्ध धारा में या रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत सबसे पहले हमने यह अध्ययन किया था कि रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ क्या लिया गया है। तो रीति शब्द का अर्थ, जैसे हमने आचार्य शुक्ल के नामकरण की मान्यता को आधार बनाकर रीतिकाल नामकरण माना है इस काल का। उनके अनुसार उन्होंने रीति को एक विशिष्ट पद रचना, जैसा कि वामन ने बताया है, उनके अनुसार उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने कहा है कि रीति का सामान्य जो अर्थ है वह पद्धति, शैली या प्रणाली से लिया जाता है, और इस प्रकार के जो पद्धति, शैली या विभिन्न एक विशेष प्रणाली को लेकर जो काव्य लिखे जाते हैं, उन ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें रस, अलंकार, गुण, वृत्ति आदि के परिप्रेक्ष्य में किसी रचना को ध्यान में या केंद्र में रखकर रचना की जाती है। अतः उसमें रीति की प्रधानता होने के कारण इस युग को रीतिकाल कहा गया है। ये हमने जब रीतिकाल के विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नामकरण की समीक्षा का जब हमने अध्ययन किया था, तो उसके अंतर्गत नामकरण की औचित्यता क्या है, या रीतिकाल के अलावा अन्य किसी नामों से जो नामकरण दिए गए, जैसे श्रृंगार काल, कला काल या अलंकृत काल, उन नामों से क्यों नहीं जाना जाता। उसके पश्चात आज हम रीतिकाल का जो रीति की धारा के आधार पर वर्गीकरण किया है, उसके अंतर्गत हम रीतिमुक्त काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। रीतिमुक्त, जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, जो काव्य धारा रीति के बंधन से पूर्णतया मुक्त रहकर काव्य रचनाएं हुई हैं, वह धारा रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाती है, क्योंकि इसमें प्रचलित रूढ़ियों और परंपराओं तथा काव्य शास्त्र के नियमों से मुक्त होकर रचना की गई। इसीलिए यह काव्य धारा रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाती है, तथा इस काव्य धारा के अंतर्गत रचना करने वाले कवि रीतिमुक्त कवि कहलाते हैं। तथा इस काव्य धारा में ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे गए और ना ही किसी रीतिकालीन परंपराओं एवं प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर किसी भी प्रकार के काव्य शास्त्र के ग्रंथों की रचना की गई। तथा इस धारा के कवियों ने सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा का विरोध किया, क्योंकि इनका लक्ष्य कविता करके सिर्फ प्रसिद्धि पाना और धन कमाना नहीं था, अपितु यह अपने स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर तथा सहज भाव से अपने काव्य का प्रकाशन करके कविता या अपनी रचना करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कविता की रचना नहीं की। इसके अतिरिक्त रीतिमुक्त कवियों ने जो काव्य लिखा है, उसमें रूढ़ियों का विरोध व स्वच्छंद प्रेम भावना का इन्होंने वर्णन किया है। इन कवियों का भाव पक्ष प्रधान है, तथा यह किसी भी प्रकार की शास्त्रीय परंपराओं या मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। इन कवियों का मूल आधार या इनके काव्य की मूल विशेषता जो रही है, वह प्रकृति चित्रण, रूप सौंदर्य तथा विरह वर्णन आदि का प्रमुख रूप से काव्य में वर्णन करना इनके काव्य की मुख्य विषय वस्तु रही है। इसके अतिरिक्त रीतिमुक्त काव्य धारा में स्वानुभूति का स्वर प्रमुख रूप से परिलक्षित हुआ है, अर्थात इन कवियों ने अपनी स्व अनुभूतियों को काव्य के माध्यम से
परिलक्षित किया है या प्रकट किया है। इन सभी कवियों ने स्वतंत्र परंपरा में मौलिक सृजन किया है। जैसा रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि रीतिबद्ध कवियों ने भी जिन लक्षण ग्रंथों की रचना की है उनमें मौलिकता नहीं है या उनमें मौलिकता का हमें पर्याप्त अभाव दिखाई देता है, परंतु इनके काव्य में स्वतंत्र परंपरा का मौलिक सृजन हमें दिखाई देता है। इसके अंतर्गत प्रमुख कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। इस प्रकार रीतिमुक्त काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में जैसे प्रमुख है संयोग श्रृंगार का वर्णन करना। यद्यपि रीतिकालीन साहित्य में या रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है, परंतु इन्होंने यद्यपि वियोग पक्ष की प्रधानता इनके काव्य में अधिकाधिक रही है, परंतु फिर भी संयोग श्रृंगार का वर्णन इनके काव्य में हुआ है, वह भी एक आंतरिक सौंदर्य के बिंब के साथ हृदयग्राही ये रूप में इन्होंने उसका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त वियोग श्रृंगार का वर्णन भी हमें इस काव्यधारा में दिखाई देता है, क्योंकि अकेलेपन और विवशता को व्यक्त करने वाली यह धारा हिंदी साहित्य में विरह प्रधान धारा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इस काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं घनानंद, वह तो प्रेम की पीर के कवि भी इसी विरह भावना के कारण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त वियोग की अंतर्दशाओं का इन्होंने ऐसा चित्रण किया है कि पाठक भी भावमग्न हो जाता है तथा उनकी यही प्रेम बाद में परम सत्य या ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छंद प्रेम का निरूपण तथा सहज भावों का प्रकाशन भी रीतिमुक्त काव्यधारा की मुख्य विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार स्वच्छंद प्रेम के अंतर्गत इन कवियों के काव्य में इंद्रिय वासना और भोग के स्थान पर हमें उदारता तथा त्याग की भावना ही दिखाई देती है, क्योंकि रीतिबद्ध की अपेक्षा रीतिमुक्त काव्यधारा का प्रेम कवियों ने जो चित्रण किया है उसमें उदारता की भावना, हृदय की कोमल वृत्ति, समर्पण तथा त्याग से आपूरित काव्य हमें दिखाई देता है। इस प्रकार स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति इन कवियों की मुख्य विषय वस्तु रही है। इसके अतिरिक्त रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत रीतिमुक्त काव्यधारा में इन कवियों की एक प्रमुख जो विशेषता है वह यही है कि रीतिमुक्त कवियों ने अपने हृदय के सहज भावों का काव्य के माध्यम से प्रकाशन किया है, क्योंकि रीतिमुक्त कवि अपनी लौकिक कथाओं को बिना किसी लाग लपेट के सहजता के साथ प्रकाशित करते हैं। रीतिमुक्त धारा के प्राय सभी कवि इन प्रेम की पीड़ा को अपने हृदय की कोमल भावुकता के साथ और आत्मीयता के साथ काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त रीतिकालीन काव्य की एक विशेषता व्यक्तिकता का भाव भी पाया जाना दिखाई देती है। व्यक्ति विशेष स्पष्ट रूप से हमें, चाहे वह घनानंद का काव्य रहा हो, बोधा का या आलम का, सभी में व्यक्तिकता का गुण इन काव्य की या रीतिमुक्त कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त प्रकृति चित्रण के अंतर्गत इन्होंने बारहमासा वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, आलम्बन, उद्दीपन अर्थात प्रकृति के हर रूप का चित्रण इन्होंने मौलिक विशेषता के साथ किया है, क्योंकि रीतिकालीन काव्य जैसा कि हम जानते हैं राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में लिखा, परंतु यह काव्य उससे अछूता रहा है। इन्होंने प्रकृति के सहचर्य में ही अपनी वेदना और व्यथा को बांटा है और उसे ही आलम्बन और उद्दीपन की मोहक छटा से उत्पन्न काव्य के रूप में प्रकट किया है। इस प्रकार प्रकृति का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण हमें इन काव्य में दिखाई देता है या रीतिकालीन काव्य में प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी, जिसमें ब्रज भाषा का उत्कृष्ट रूप प्रयुक्त हुआ है, छंद अलंकारों की कमनीयता है, लोकोक्ति, मुहावरे, लक्षणा के साथ अनुभूति की गहराई है तथा अन्य और जो बिंदु हैं वह इनके कला पक्ष को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से रीतिमुक्त काव्य का हिंदी साहित्य में एक अमूल्य योगदान है। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों ने सामान्यतः स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा से काव्य रचना की है, अतः इनका काव्य उत्कृष्ट है। लाक्षणिकता, मार्मिकता तथा व्यक्तिकता के कारण ही यह काव्य हिंदी साहित्य में
अपना अविस्मरणीय योगदान देता है तथा प्रेम की पीड़ा, विरह का रुदन और आंसू से भीगा यह काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भी माना जाता है।